हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपब्लिकन जीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश के चौथे शासक जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की, उनके बारे में, और उसके बाद उनके बेटे हुमायूं के बारे में, और फिर उसके बाद उनके बेटे अकबर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम अकबर के बेटे जहांगीर यानी कि जिसे सलीम नाम से जाना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं मुगल काल 1526 से 1857 ईस्वी तक चला था, जिसमें सबसे पहले बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। फिर उसका बेटा हुमायूं 1530 से 1540 तक शासन किया था। 1540 में उसे शेरशाह भारत से भगा देता है और भारत पर दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। लेकिन पुनः वह हुमायूं 1555 ईस्वी में अपना राज्य प्राप्त करता है और दिल्ली के शासन पर बैठता है। फिर उसके बाद उसका बेटा अकबर 1556 में गद्दी पर बैठता है और 1605 ईस्वी तक राज्य करता है। 1605 के बाद जहांगीर शासक बनता है। तो इसी जहांगीर के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जहांगीर का शासन 3 नवंबर 1605 ईस्वी से लेकर 28 अक्टूबर, कहीं कहीं पर ये नवंबर भी मिलता है, तो ये डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी। बस इतना याद रखिए ईयर को लेकर कि 1605 से 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया था, लगभग 22 वर्षों तक। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं जहांगीर के बारे में। दोस्तों, जहांगीर को ही सलीम नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके बचपन का नाम सलीम था। और ये सलीम नाम कैसे पड़ा, इसकी बात करें तो दोस्तों, अकबर के बेटे नहीं होते थे, तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाकर वहाँ पर मन्नतें मांगी और उन्हीं के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ। इसी वजह से शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका मूल नाम पहले यानी कि बचपन में नाम सलीम पड़ता है। फिर उसके बाद आगे चलकर यह गद्दी पर बैठता है और मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर की उपाधि धारण करता है। इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में होता है और मृत्यु 8 नवंबर 1527 ईस्वी को लाहौर में लगभग 58 वर्ष की उम्र में। मुगल वंश का यह चौथा बादशाह था और इसके पिता का नाम अकबर था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। इसकी माता का नाम हरकाबाई था, जिसे मरियम उजमानी की उपाधि से नवाजा गया था, और इसके शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना थे। जहांगीर एक पढ़ा लिखा था, इसको अरबी, फारसी, इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। और आइए अब जानते हैं इसके आरंभिक जीवन के विषय में। दोस्तों, अपने आरंभिक जीवन में जहांगीर शराबी और आवारा शहजादे के रूप में बदनाम था। उसके पिता सम्राट अकबर ने उसकी बुरी आदतें छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। इसलिए समस्त सुखों के होते हुए भी वह अपने बिगड़े हुए बेटे के कारण जीवन पर्यंत दुखी रहा। अंततः अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ही मुगल सम्राट बना था। उस समय उसकी आयु लगभग 36 वर्ष की थी। जहांगीर यानी कि सलीम, इसके बारे में अगर बात करें हम कि यह कब शासक बना और इसका विवाह कब हुआ और इससे पहले सबसे पहले मनसब की प्राप्ति कब हुई। मनसब क्या होता था दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, मनसब एक पद होता था जिसके माध्यम से निर्धारण होता था कि वो कितने उच्च पद पर है। तो दोस्तों, जहांगीर की बात करें तो जहांगीर को सर्वप्रथम 1581 ईस्वी में एक सैनिक टुकड़ी का मुखिया बनाकर काबुल पर आक्रमण के लिए भेजा गया था। फिर उसके बाद 1585 ईस्वी में अकबर ने जहांगीर को 12,000 का मनसब बनाया था। इसके बाद 13 फरवरी 1585 ईस्वी को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ। मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर याद रखना, क्वेश्चन बन जाता है कि किस रानी को, किस अपनी बेगम को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। आपको ऑप्शन दे देगा, जोधाबाई, नूरजहां, शाह बेगम। तो आपको याद रखना है शाह बेगम की उपाधि मानबाई को दी थी। और मानबाई ने जहांगीर की शराब की आदत से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है किस रानी ने, जहांगीर की किस रानी ने, किस बेगम ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। तो दोस्तों, याद रखना, मानबाई ने, इसकी जो पहली पत्नी थी, उसने आत्महत्या कर ली थी। क्यों की थी, तो उसकी शराब की आदतों की वजह से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। फिर उसके बाद दोस्तों, जहांगीर ने मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई से विवाह कर लिया।
दोस्तों याद रखना, जोधाबाई अकबर की पत्नी भी थी, यानी कि जहांगीर की माता थी, लेकिन दोस्तों उनका असली नाम हरकाबाई था और उन्होंने ही मरियम उज़ ज़मानी की उपाधि धारण की थी या उन्हें नवाजा गया था इस उपाधि से। और ये जो जोधाबाई हैं ये जगत गोसाई हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जहांगीर का तीसरा विवाह साहिब ए जमाल से हुआ था। इनकी गर्भ से परवेज का जन्म हुआ था। जहांगीर के चौथे पुत्र का जन्म एक रखैल या दासी के गर्भ से हुआ था। तो दोस्तों हमने देखा राजकुमारी मानबाई जो कि भगवान दास की पुत्री थी और उनका बेटा खुसरो था। यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है कि मानबाई का पुत्र कौन था। ऑप्शन में खुर्रम दे देगा, खुसरो दे देगा, जहांगीर दे देगा, परवेज दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि राजकुमारी मानबाई भगवान दास की पुत्री थी और राजकुमारी मानबाई का पुत्र खुसरो था। और राजकुमारी जोधाबाई राजा उदय सिंह की पुत्री थी और यह खुर्रम की माता थी। खुर्रम यानी शाहजहां जो आगे बनता है शासक, उसी की माता कौन थी? तो जोधाबाई थी। और लेटर यानी कि बाद में जगत गोसाई आफ्टर एक्सेप्टिंग दीक्षा ऑफ जैनिज्म विथ जहांगीर, यानी कि जहांगीर के जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद इन्हें जगत गोसाई की उपाधि से नवाजा गया था, या जहांगीर ने इन्हें उपाधि दी थी। किस चीज़ की उपाधि दी थी? जगत गोसाई की। साहिब जमाल ख्वाजा हसन की पुत्री थी और परवेज की माता थी। मलिका ए जहां बेगम, मलिका ए जहां बेगम डॉटर ऑफ महाराजा भीम सिंह, यानी भीम सिंह की पुत्री थी जो कि जैसलमेर के थे और जहांदार की माता थी। किसकी? जहांदार की माता थी। और मेहरुन्निसा जिन्हें बाद में नूरजहां के नाम से जाना गया, ये थी पुत्री इत्मादुल्लाह की पुत्री थी और यह एक विधवा थी। क्या दोस्तों? ये एक विधवा थी और जिस समय इनकी शादी सलीम यानी कि जहांगीर से हुई उस समय इनकी एक बेटी थी जिसका नाम लाडली बेगम था। आइए अब जानते हैं जहांगीर यानी सलीम के राज्याभिषेक के विषय में। तो दोस्तों राज्याभिषेक इसका 3 नवंबर 1605 ईस्वी को होता है। 1599 ईस्वी तक सलीम अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अकबर के विरुद्ध विद्रोह में संलग्न रहा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यह जब सलीम बड़ा हुआ तो इसने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था और फिर उसके बाद आगे चलकर यह विद्रोह को समाप्त कर देता है और अकबर जीते जी ही इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर ने सलीम को अपना पगड़ी एवं कटार से सुशोभित उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 ईस्वी को सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से आगरा के किले में संपन्न हुआ था। तो दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर हम इससे पहले वाले शासकों के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था या उसकी उपाधि क्या थी। तो दोस्तों बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाना जाता था। उसके बेटे हुमायूं को नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से जाना जाता था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और जहांगीर यानी सलीम का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी था। दोस्तों बार बार मैं जहांगीर के साथ सलीम का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जहांगीर सलीम को कहते हैं या शाहजहां को कहते हैं। तो क्लियर रहे दोस्तों, जहांगीर सलीम को ही कहते हैं। दोस्तों जहांगीर अरबी, फारसी और ब्रजभाषा हिंदी का ज्ञाता तथा फारसी का अच्छा लेखक था। उसकी रचना तुजुक जहांगीर जहांगीर की आत्मचरित है। तो दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं जहांगीर एक अच्छा ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, जबकि इसके पिता अकबर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन एक अच्छे शासक थे। दोस्तों जहांगीर यानी कि सलीम एक उदार शासक के रूप में भी जाना जाता है। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने एक न्याय की जंजीर नाम से एक सोने की जंजीर को आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंभे से लगवाया था। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जहांगीर ने एक सोने की जंजीर लगवा दी थी जिसे न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था और इसे ही जंजीर ए अदली भी कहते थे। इसके माध्यम से जो भी
व्यक्ति है जिसके ऊपर अत्याचार है किया गया है या हुआ है, ऐसा कोई भी फरियादी है जो डायरेक्ट बादशाह से अपनी फरियाद करना चाहता है, तो वह जाकर उन जंजीर को खींचकर घंटी बजा सकता था और डायरेक्ट वह बादशाह के सामने अपनी बात रख सकता था। हालांकि बादशाह ने इसके लिए कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी और कुछ जगह पर वह स्वयं भी जाकर इन मामलों की सुनवाई करता था। और लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई थी। इन 12 आदेशों की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। दोस्तों, जहांगीर ने सबसे पहले जो 12 लोक कल्याण के लिए नियम बनाए थे उनमें से पहला था तमगा नाम के कर की वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया था। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद और कुओं का निर्माण कराया था। व्यापारियों के सामान की तलाशी उनकी इजाज़त के बिना नहीं की जाती थी। किसी भी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति और उसके उत्तराधिकारी के अभाव में उस धन को सार्वजनिक निर्माण कार्य पर खर्चा किया जाता था। शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि हम जानते हैं दोस्तों कि जहांगीर स्वयं एक बहुत बड़ा शराबी था और इसी शराब की लत से इसकी पत्नी मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। और क्या किया इसने दोस्तों, तो दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा को समाप्त किया। दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर कोई दंड दिया जाता था उसमें कहा जाता था कि नाक काट दी जाए, कान काट दी जाए, हाथ काट दिए जाए, यानी कि अंगभंग कर दिया जाए। तो इस प्रथा को उसने बंद करवा दिया। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति के घर पर अवैध कब्जा करने के लिए राज्य कर्मचारियों को मनाही की गई। किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार करने पर रोक लगाया गया। किसी भी जागीर सम्राट की आज्ञा के बगैर परिणय सूत्र में नहीं बन सकती थी। गरीबों के लिए अस्पताल एवं इलाज के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था का आदेश दिया। सप्ताह के 2 दिन गुरुवार जिस दिन जहांगीर का राज्याभिषेक का दिन है या राज्याभिषेक हुआ था उस दिन, और रविवार अकबर के जन्म के दिन को पशु हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि बकरीद के दिन अगर बकरीद जो होती थी वो अगर गुरुवार या रविवार को पड़ती थी तो उस दिन बकरे को काटने की इजाज़त थी। ये इस रूल का एक एक्सेप्शन था। और क्या कराया था दोस्तों, अकबर के शासनकाल के समय के सभी कर्मचारियों एवं जमींदारों को उनके पद पर पुनः स्थापित कर दिया गया था या उन्हें उनका पद पुनः दे दिया गया था। आइए अब जानते हैं जहांगीर के समय में हुए विद्रोहों के बारे में। दोस्तों, जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ये किसके किसके पुत्र थे हमने पहले देख लिया है। तो दोस्तों, इन्हीं में जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, जो कि मानबाई से उत्पन्न हुआ था, वह रूपवान, गुणी और वीर था। अपने अनेक गुणों में वह अकबर के समान था, इसलिए बड़ा लोकप्रिय भी था। और वह जैसे ही बड़ा हुआ उसके मन में बादशाह बनने की लालसा पैदा हुई और उसने अपने मामा मानसिंह और ससुर मिर्ज़ा अजीज कोका की सहायता से अप्रैल 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी या विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को जहांगीर ने दबा दिया और खुसरो को आगरा किले में नज़रबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने वहां से भाग निकला। फिर उसके बाद यह जाकर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की शरण में जाता है, उनकी सहायता प्राप्त करता है। और फिर उसके बाद लगभग 12,000 सैनिकों के साथ खुसरो एवं जहांगीर की सेना का मुकाबला जालंधर के निकट बहरावल के मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवा दी, क्योंकि उन्होंने विद्रोह के समय खुसरो की सहायता की थी। खुसरो कैद हो जाने के बाद भी नहीं रुका और उसने जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचा और इस वजह से जहांगीर ने उसकी दोनों आंखें फोड़वा दी या निकलवा दी और उसे अंधा करवा दिया। फिर उसके बाद दोस्तों खुर्रम, जो कि आगे शाहजहां के नाम से जाना जाता है, जो कि अगला शासक बनता है, ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 में इसकी हत्या करवा दी। क्योंकि दोस्तों भले ही खुसरो अंधा हो गया था, लेकिन खुर्रम सोच रहा था कि हो सकता है यह बड़ा बेटा है तो आगे चलकर शासक बन सकता है, इस वजह से इसने सैनिकों की मदद से इसकी हत्या करवा दी। और इसके समय एक और विद्रोह हुआ था दोस्तों, ग्रामीणों का विद्रोह। ग्रामीणों का विद्रोह क्यों हुआ था, तो दोस्तों आपको बता दें, जहांगीर के शासनकाल में एक बार ब्रज में यमुना पार के किसानों और ग्रामीणों ने विद्रोह करते हुए कर देना बंद कर दिया था। जहांगीर ने खुर्रम यानी कि शाहजहां को उसे दबाने के लिए भेजा। विद्रोहियों ने बड़े साहस और दृढ़ता के साथ युद्ध किया, किंतु शाही सेना से वे पराजित हो गए। उनमें से बहुत से मार दिए गए और स्त्रियां तथा बच्चों को कैद कर लिया गया।
उस अवसर पर सेना ने खूब लूटपाट की, जिसमें उसे बहुत धन मिला। इस घटना का उल्लेख स्वयं जहांगीर ने अपने आत्मचरित में तुजुक-ए-जहांगीर में किया था, किंतु उसके कारण पर प्रकाश नहीं डाला, मतलब कि ये विद्रोह क्यों हुआ था इसके कारण को नहीं बताया। फिर इसके बाद अब जानते हैं दोस्तों जहांगीर के साम्राज्य विस्तार की नीति क्या थी। तो दोस्तों जहांगीर ने उन्हीं प्रदेशों को जीतने पर विशेष बल दिया जिसे अकबर के समय पूर्णतः विजित नहीं किया गया था। सबसे पहले कंधार को विजित किया गया। 1606 या 7 में जहांगीर ने भारतवासियों से भारत का सिंहद्वार कहे जाने वाले तथा व्यापार एवं सैनिक दृष्टि महत्वपूर्ण प्रांत कंधार को जीता। फिर उसके बाद दोस्तों इसने मेवाड़ से युद्ध एवं संधि की। थोड़ी सी जानकारी मेवाड़ के विषय में ले लेते हैं। तो दोस्तों अकबर जो कि जहांगीर का पिता था, उसने अपने पूरे जीवन में प्रयास किया कि मेवाड़ पर पूर्णतः मुगलों का अधिकार हो जाए, परंतु राणा प्रताप ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही लगभग 1597 ईस्वी तक अकबर के कब्जे से अधिकांश मेवाड़ के क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया था। अर्थात दोस्तों कई बार युद्ध हुआ और कई बार अकबर ने मेवाड़ के कई अधिकांश क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया, लेकिन पुनः कुछ ही समय बाद राणा प्रताप ने उन क्षेत्रों को अकबर के अधिकार से छुड़ा लिया था। इस प्रकार अकबर अपने पूरे जीवन पर्यंत मेवाड़ पर पूर्णतः कब्जा नहीं कर सका। फिर उसके बाद अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठा और जहांगीर ने अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष 1605 ईस्वी में मेवाड़ को जीतने के लिए अपने पुत्र शहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां तथा परवेज के नेतृत्व में लगभग 20,000 अश्वारोहियों की सेना को भेजा। सामरिक सलाह के लिए आसफ खां और जफर बेग को परवेज के साथ भेजा गया। राणा अमर सिंह एवं परवेज की सेनाओं के मध्य बेबार के दर्रे में संघर्ष हुआ, किंतु संघर्ष का कोई परिणाम नहीं निकल सका। खुसरो के विद्रोह के कारण परवेज को वापस बुला लिया गया और 1608 ईस्वी में महावत खां के नेतृत्व में एक बड़ी मुगल सेना जिसमें लगभग 12,000 घुड़सवार सैनिक थे को भेजा गया और महावत खां ने राणा अमर सिंह को समीप की पहाड़ियों में छिपने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वह मेवाड़ को पूर्णतः मुगल अधिकार में नहीं ला सका। 1614 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ के आक्रमण का भार शहजादा खुर्रम, जो कि आगे चलकर शाहजहां नाम से गद्दी पर बैठता है, उससे सौंपा। शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में मुगल सेना के दबाव के सामने मेवाड़ की सेना को समझौता के लिए बाध्य होना पड़ा। इतिहासकार की माने तो दोस्तों इस समय खुर्रम, जो कि शाहजहां नाम से जाना जाता है, उसने अपनी सेना के बलबूते मेवाड़ पे बहुत ही अत्याचार किए, सारी फसलों को नष्ट कर दिया, सारी रसद आपूर्ति बंद कर दी और बहुत सारे किसानों को मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से दुखी होकर अंत में राजा अमर सिंह को संधि के लिए बाध्य होना पड़ा और राणा अमर सिंह की शर्तों पर जहांगीर संधि के लिए तैयार हो गया और 1615 ईस्वी में सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के मध्य एक संधि हुई। इस संधि की शर्तों के बारे में बात करें तो दोस्तों राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर के शासनकाल में जीते गए मेवाड़ के क्षेत्र और चित्तौड़ के किले राणा अमर सिंह को वापस मिल गए। चित्तौड़ के किले को और मजबूत करने एवं उसकी मरम्मत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था और राणा अमर सिंह पर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव नहीं डाला गया। अर्थात दोस्तों शर्त में शामिल था कि राणा अमर सिंह मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, क्योंकि हम दोस्तों जानते हैं इससे पहले अकबर संधि करता था और एक वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर सीधे मना कर दिया गया, इस संधि में शामिल किया गया और राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी इस शर्त में शामिल था। अब फिर इसके बाद अब जान लेते हैं दक्षिण की विजय के बारे में। दोस्तों जहांगीर की दक्षिण विजय अकबर की अग्रगामी नीतियों का अनुसरण मात्र थी। जहांगीर के सामने लक्ष्य था खानदेश एवं अहमदनगर की पूर्ण विजय, जिसे अकबर की मृत्यु के कारण पूरा नहीं किया जा सका था, तथा स्वतंत्र प्रदेश बीजापुर एवं गोलकुंडा पर अधिकार करना। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं अहमदनगर की विजय क्या थी। दोस्तों 1616 ईस्वी में जहांगीर ने शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां को दक्षिण अभियान के लिए शाह सुल्तान की उपाधि देकर भेजा। शहजादा खुर्रम की शक्ति से भयभीत होकर मलिक अंबर युद्ध किए बिना संधि करने के लिए सहमत हो गया और दोनों के बीच 1617 ईस्वी में संधि हुई। दोस्तों इसके पहले मलिक अंबर ने कई बार मुगल सेना को परास्त किया था और कई बार हराया भी था, लेकिन जब अंतिम
अभियान शाहजहां के नेतृत्व में आया तो इसने युद्ध नहीं किया और आत्मसमर्पण कर दिया और 1617 ईस्वी में संधि हो गई इन दोनों के मध्य। और इस संधि के माध्यम से मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया गया और बालघाट मुगलों को पुनः प्राप्त हो गया। अहमदनगर के दुर्ग पर मुगलों का कब्जा हो गया। 16 लाख रुपए मूल्य के उपहार के साथ बादशाह आदिल शाह खुर्रम की सेवा में उपस्थित हुआ। खुर्रम की इस महत्वपूर्ण सफलता से खुश होकर सम्राट जहांगीर ने उसे शहजादा की उपाधि प्रदान की थी और बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर ने फरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि प्रदान की थी। खान खाना को दक्षिण में सूबेदार बनाया गया। तो दोस्तों याद रखना, शहजादा की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने थी। कब दी थी? जब दक्षिण अभियान अहमदनगर की विजय की थी, तब इसे शहजादा की उपाधि से नवाजा गया था। अब जब बात हो रही है सलीम की, तो अनारकली का प्रसंग न आए ऐसा कैसे हो सकता है? आइए अब जान लेते हैं अनारकली का प्रसंग क्या था। तो दोस्तों अनारकली के बारे में पहला ऐतिहासिक ब्यौरा मिलता है ब्रिटिश पर्यटक एवं व्यापारी विलियम फिंच के यात्रा वृत्तांत में। दोस्तों 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी के बीच लाहौर आए फिंच ने अनारकली बादशाह अकबर की बेगमों में से एक थी यह बताया। क्या मतलब था दोस्तों कि 1608 से 1611 के बीच लाहौर आए फिंच ने लिखा अपनी यात्रा वृत्तांत में कि अनारकली बादशाह अकबर की बेगमों में से एक थी। फिंच ने अनारकली को अकबर के बेटे दानियाल शाह की मां भी बताया। हालांकि फिंच के बाद अगली 2 सदियों में आए यात्रियों ने केवल अनारकली के सौंदर्य और उसके मकबरे की खूबसूरती का जिक्र भर किया था। विलियम फिंच के अगर माने तो उनके अनुसार अकबर को शक था कि शहजादे सलीम से अनारकली के गैर वाजिब रिश्ते हैं। यह जानकर उसने अनारकली को लाहौर के किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिया। मुगल ए आजम फिल्म की काल्पनिक कहानी काफ़ी कुछ फिंच के ब्यौरे पर आधारित है। सलीम जब बादशाह जहांगीर बना तो उसने अपनी प्रेमिका की याद में एक खूबसूरत मकबरा भी बनवाया था। दोस्तों एक कहानी तो ये हो गई। दूसरी कहानी ये है कि कहा जाता है कि दोस्तों अनारकली अकबर के दरबार में एक नर्तकी थी और वह बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी डांसर थी, जिसे देखकर सलीम उस पर मोहित हो गया था और अपना अधिकांश समय उसी के साथ व्यतीत करता था और उसके प्रेम में पड़ गया था। जिसकी खबर जब अकबर को लगी तो उसने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं समझे। तो फिर इसके बाद कहा जाता है कुछ जगह पर कि इसने दीवार में चुनवा दिया और कुछ जगह कहा जाता है कि उसने अपने राज्य की सीमा से उसे बाहर फेंकवा दिया। जिसके बाद जहांगीर बहुत ही उदास हो गया था और उसने एक कथन भी कहा है कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद करता या धन्यवाद देता। और उसने एक आदर्श प्रेमी की तरह 1615 ईस्वी में लाहौर में संगमरमर की एक सुंदर कब्र बनवाई और उसी पर यह कथन लिखा था। तो दोस्तों हमने अनारकली का भी प्रसंग जान लिया। अब जान लेते हैं कुछ प्रमुख चित्रकारों के विषय में, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों जहांगीर एक साहित्य प्रेमी और पेंटिंग का शौकीन था। दोस्तों जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर और अबुल हसन थे। जहांगीर के शासनकाल के दौरान आए अन्य यात्री इस प्रकार हैं। दोस्तों कैप्टन हॉकिंस जो कि इंग्लैंड का था वो भी आया था। विलियम फिंच इंग्लैंड के थे वो भी आए थे। जॉन जॉर्डन पुर्तगाल के, निकोलस डाल्टन इंग्लैंड के, निकोलस विदरगटन इंग्लैंड के, थॉमस कोरियट इंग्लैंड के, थॉमस रो अंग्रेजी राजदूत, पेत्रा डेला वेले इटली से, एडवर्ड टेरी इंग्लैंड से। ये इतने यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जहांगीर यानी सलीम के विषय में पढ़ा और उनके शासनकाल 3 नवंबर 1605 ईस्वी से 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी तक के विषय में पढ़ा। इनका शासनकाल को दोस्तों हम 2 तरीके से जान सकते हैं। शुरुआती दौर में जब इन्होंने कंधार और मेवाड़ को जीता, फिर उसके बाद दोस्तों दक्षिण की विजय पर गए और इसी के बाद इनके शासन पर नूरजहाँ का अधिकार हो जाता है। जो हम पढ़े थे इनकी चौथी बीवी थी नूरजहाँ की उपाधि से जिसे इन्होंने नवाजा था, उनका शासन पर अधिकार अधिक हो जाता है और उन्हें एक बहादुर महिला के रूप में भी जाना जाता है, जिनका पहले नाम मेहरुन्निसा था और जिन्हें बाद में नूरजहाँ की उपाधि से नवाजा गया था, जो कि एक विधवा थी। कहते हैं दोस्तों आगे के शासन में इन्हीं का सलीम यानी कि जहांगीर के शासन पर अधिकार था। इन्हीं के कहने से सारे कार्य होते थे। और हमने क्या देखा था दोस्तों, मरियम जमानी
इसकी माता का नाम था। इसके शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना थे। इसकी माता हरका बाई, जिसे मरियम उज जमानी के नाम से जानते हैं, और इसकी पत्नियों के विषय में देखा और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।